अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान और खबर लाए हैं जापान से, जो दुनिया का सबसे मकरूज मुल्क है। लेकिन इसके बावजूद इसके डिफॉल्ट होने के चांसेस दूर दूर तक नहीं। आपको बताएंगे कि क्या वजह है कि एक ऐसा मुल्क जो अपनी जीडीपी से 2.5 गुना ज्यादा कर्ज ले चुका है वो तो डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो अपनी जीडीपी से सिर्फ 72% कर्ज ले चुका है वो डिफॉल्ट के दाने पर है। अगर बात करें जापान के कुल पब्लिक डेट की तो वो सितंबर सन 2022 तक था 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी 9,200 अरब डॉलर्स। ये इनकी जो मईशत है जापान की तकरीबन 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर की, उससे 266% ज्यादा कर्ज है। और इस कर्ज का आधा हिस्सा एक्सटर्नल लोन है और आधा मुल्क के अंदर से बैंक से लिया गया है। तो अगर जीडीपी वाइज दुनिया में सबसे मकरूज मुल्क देखा जाए तो वो जापान है। लेकिन अगर ऐसे मुल्क की बात करें जिसके ऊपर एक्सटर्नल डेट यानी दीगर ममालिक का, दीगर इंस्टीट्यूशंस का डेट सबसे ज्यादा है तो वो है अमेरिका। उसके ऊपर 31 ट्रिलियन डॉलर्स का एक्सटर्नल डेट है, जो उसकी मईशत के बराबर है। तकरीबन 98% वो डेट ले चुके हैं। तो ये आपको बताने का मकसद ये था कि जब आप सुनते हैं तो दो चीजें ध्यान में रखा करें। पब्लिक डेट जिसमें एक्सटर्नल भी और मुल्क के अंदर से लिया हुआ डेट भी शामिल होता है। जैसे गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की जीडीपी 83,000 अरब रुपए की थी, यानी 83 ट्रिलियन रुपए की, और हमारा कुल कर्ज 60 ट्रिलियन रुपीज 60,000 अरब रुपए था, जिसमें 130 अरब डॉलर्स का फॉरेन डेट भी शामिल है। पाकिस्तान की डेट टू जीडीपी रेशो सिर्फ 72% है। अगर हम एक्सटर्नल डेट की बात करें तो वो तकरीबन 50% बनता है, 45%। तो उस हिसाब से पाकिस्तान निस्बतन बेहतर है। अब आपको दो मुल्क और बताएं जिनके हालात पाकिस्तान से भी कहीं बुरे हैं। जापान के बाद दूसरे नंबर पर जिस मुल्क का जीडीपी के हिसाब से सबसे मैक्सिमम डेट है वो है ग्रीस। 181%, 379 बिलियन डॉलर हो चुका है। तीसरे नंबर पे आता है पुर्तगाल, जिसके जीडीपी से 120% ज्यादा डेट हो चुका है, जो कि बढ़कर 264 अरब डॉलर हो चुका है। तो ये तो आपको ओवरव्यू देना था कि हमसे बुरे हालात में मुल्क है। हाँ, अब पाकिस्तान के इशू क्या है कि पाकिस्तान के पास अपनी जरूरियात के मुताबिक देने के लिए डॉलर्स नहीं बचे हैं, और डॉलर्स आप दुनिया भर में सिर्फ 4 सोर्सेज से कमा सकते हैं। या एक्सपोर्ट से कमाएंगे, या रेमिटेंसेस से कमाएंगे, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए आपके मुल्क में पैसे आएंगे, या आप कहीं से लोन लेंगे, उधार लेंगे। तो पाकिस्तान के पास 3 जराए तो मुसलसल कम हो रहे हैं जब से पीडीएम की हुकूमत आई है। एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, सब जानते हैं। हमारे रेमिटेंसेस गिर रही हैं, वो भी हर किसी को पता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से कम हो रही है। सिर्फ लोन का ऑप्शन बचा था, तो लोन भी हम लोगों को दुनिया नहीं दे रही। अब क्या वजह है कि जापान को तो अपने पुराने कर्ज उतारने के लिए लोग नया कर्ज दे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं दे रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह है मईशत पर एतमाद होना। एक तो वहां पर सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है, जमहूरी हुकूमत है, वो चल रही है, पॉलिसी लेकर चलती है। दूसरा, वहां के निजाम पर इन्वेस्टर को एतमाद है कि मुल्क अपने खुद के अखराजात चलाता है। बड़ी इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, तो वो अपने आप को जनरेट कर रहा है, इनोवेशंस कर रहा है, और उस वजह से वो पुराना कर्ज उतारने की पोजीशन में भी है। पाकिस्तान के मुतालिक ये डाउट हो चला है कि पाकिस्तान अपना पुराना कर्ज अदा करने की पोजीशन में नहीं है। फिर जापान ने दुनिया भर से जो कर्ज ले रखा है वो बहुत कम शरह सूद पर ले रखा है, लोकल भी एक्सटर्नल भी। और जापान में तो आम कर्ज 1% से भी कम पर दस्तयाब है। हमारे यहाँ गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक ने जो कर्ज है वो उसकी शरह सूद बढ़ाकर 17% कर दी है, और बैंक जबकि इसको आगे लैंड करेगा तो 20% शरह सूद पर लैंड करेगा। 1% से भी कम और 20% से ज्यादा, ये फर्क आप खुद देख लीजिए। उसके बाद जापान के अंदर एक और चीज कि उन्होंने
अपने यहाँ सोशल सेक्टर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। हमारे यहाँ सोशल सेक्टर में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। सारा पैसा जो बचता है वो हम कर्ज उतारने पर खर्च कर देते हैं। एक चीज़ और जो जापान को बुरे तरीके से हर्ट कर रही है वो है जापान की मुसलसल बढ़ती हुई बूढ़ी आबादी। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी के लिहाज से बूढ़े जापान में हैं। ऐसे लोग जिनकी 65 साल से ज़ायद उम्र है, अब वो कुल आबादी का तकरीबन 29% हो चुके हैं। जी हाँ, 12.5 करोड़ के मुल्क में 3.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद बूढ़े हो चुके हैं। अब वो काम करने की उम्र से निकल गए हैं। उनको पेंशन देनी है, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना है, उनकी बाकी केयर रियासत की जिम्मेदारी है। तो ये ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि जापान को बहुत मुश्किल हालात में ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जापान किसी न किसी तरीके से सरवाइव कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर इकॉनमी जो है डॉक्यूमेंटेड है। अमीर लोगों से टैक्स लिया जाता है, गरीबों पर लगाया जाता है। जापान के बाद जिन 2 मुल्कों के अंदर आबादी बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है, इटली के अंदर 24% आबादी बूढ़ों पर मुश्तमिल है, 65 साल से ज्यादा उम्र पर। इसके बाद फिनलैंड की 23% से ज्यादा आबादी 65 साल क्रॉस कर गई है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान की आबादी तो 23 करोड़ है, उसमें से 1 करोड़ आबादी मुश्किल 65 साल से ज्यादा उम्र की है। और हमारे पास ऐसे लोग जिनकी उम्र 30 साल से कम है, वो कुल आबादी का 65% बनते हैं। तो देखिए, अल्लाह ने यहां भी हमें एक ऐसी रिसोर्स दी है कि जिसका हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है, कि दुनिया अपनी बूढ़ी पॉपुलेशन से परेशान है और हमारे पास बूढ़ी पॉपुलेशन ना होने के बराबर है। कुल आबादी का सिर्फ 4.5% बूढ़ों पर मुश्तमिल है। तो देखिए, एक तरफ दुनिया के कितने अमीर मुल्क अपनी बूढ़ी आबादी से परेशान हो रहे हैं। 29% तक लोग बूढ़े हो चुके हैं, हमारे यहाँ सिर्फ 4.5% है। तो हमारे पास दोनों पोटेंशियल है, मुल्क के अंदर भी, और अगर हम यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट भी करते हैं जापान जैसे मुल्कों को, फिनलैंड को, इटली को, तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक ऑप्शन है। अब हुकूमतों को करने का काम यह है कि वो इन ममालिक को टारगेट करें, वहाँ के एम्बेसीज से पूछें कि कौन कौन सी जॉब्स में वहाँ पर नौजवानों की ज़रूरत है, उन नौजवानों को यहाँ ट्रेन किया जाए। अनपढ़ों को टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, पढ़े लिखों को उन ममालिक के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाए, और फिर उन मुल्कों के साथ ह्यूमन रिसोर्स के एग्रीमेंट करने के बाद यहाँ से नौजवानों को भेजा जाए, जब तक मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती। इससे क्या होगा, अगर हम हर साल रूटीन से 10 लाख नौजवान भी जायद बाहर भेजने लगे, तो हर 10 लाख नौजवान हमें कम से कम 3 से 5 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसीज भेज सकता है। जी हाँ, ये जो ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूं, जो सिर्फ गल्फ के अंदर है, और गल्फ में आपको पता है वेजेस कम है। अगर हम तरीके से प्लान करें और इन मुल्कों को टारगेट करें, टॉप 10 ममालिक जहां पर आबादी बूढ़ी ज्यादा है, जवान कम है, तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद होगा। तो नाज़रीन, आज का एपिसोड आपसे डिस्कस करने का मकसद ये है कि तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद हमारे पास किसी सुरंग के आखिर में लाइट जरूर नजर आ रही है। अल्लाह ने अभी भी हमें ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसी सहूलियत दी हुई हैं, ऐसे खजानों से नवाजा हुआ है, जिनको अगर हम सिर्फ सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इस मुल्क में माशी इनकलाब भी ला सकते हैं और इस बहुत बड़े गर्दो गुबार के तूफान से बआसानी निकल भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।